नमस्कार। बीएड शिक्षकों के ब्रिज कोर्स परीक्षा को ध्यान में रखते हुए हम हिंदी भाषा का अध्ययन कर रहे हैं। हिंदी भाषा को मुख्य रूप से हमें 3 पार्ट में पढ़ना था। पहले 4 ब्लॉक मॉडल और स्वतंत्रता के बाद से अब तक की शिक्षा नीतियां क्या रही हैं, उसमें भाषा को लेकर क्या प्रावधान रहे हैं, जो कि अध्याय 1 से अध्याय 6 तक था। आपने उसका अध्ययन कर लिया। इसमें आपने 4 ब्लॉक मॉडल को भी पढ़ा, जिसमें मौखिक भाषा का विकास, शब्द पहचान, पठन और फिर लिखना, इन चारों ब्लॉक पर आपने अध्ययन किया। इसके बाद हमने अध्याय 7 में इकाई योजना और पाठ्य योजना को समझने का प्रयास किया। हमने सैंपल के रूप में आपको एक प्रस्तुत भी किया। अध्याय 5 की एनसीईआरटी, अध्याय 2 को हमने न्याय की कुर्सी जो अध्याय है उसके इकाई योजना और पाठ्य योजना को भी हमने आपको समझाने का प्रयास किया। इसके अलावा कैसे बनाया जाता है, क्या प्रक्रिया रहती है, उस सबको हमने समझा। अब जो तीसरा पार्ट है, इसमें आपको 4 चैप्टर जो पढ़ने हैं वो आकलन से संबंधित है। एक शिक्षक के रूप में हम अगर किसी भी विषय को पढ़ा रहे होते हैं तो हमारे लिए यह बहुत आवश्यक होता है कि हम उस बच्चे का आकलन करें। हम जो भी कुछ पढ़ा रहे हैं, क्या वास्तव में बच्चा उसको समझ पा रहा है कि नहीं, यह हमारे लिए जानना आवश्यक है, क्योंकि प्रभावी शिक्षण तभी हो पाएगा। ठीक है। बहुत से शिक्षक आते हैं, कक्षाओं में कार्य दे देते हैं बच्चों को, बच्चे लिखते हैं, कभी कॉपी चेक करते हैं, नहीं चेक करते हैं, बच्चा सीख रहा है, नहीं सीख पा रहा है, सीखने में क्या समस्याएं आ रही हैं, इन सब से ज़्यादा शिक्षक जो है ध्यान नहीं देते इन पर, और बस एक फॉर्मेलिटी पूरा करके चले जाते हैं। ऐसा शिक्षक वास्तविक शिक्षक नहीं कहा जा सकता। शिक्षण प्रक्रिया में बच्चों का आकलन करना बहुत आवश्यक है, और आकलन में ऐसा नहीं है कि सिर्फ बच्चे का ही आकलन होगा, स्वयं का भी आकलन होगा। यानी हमारे द्वारा जो तरीका अपनाया जा रहा है, अगर वह प्रभावी नहीं है, उस तरीके से बच्चा नहीं सीख पा रहा है, तो हमने अगर आकलन किया तो फिर हम अपने पढ़ाने के तरीके में, सिखाने के तरीके में भी परिवर्तन करते हैं, है ना। तो इसीलिए आकलन बहुत आवश्यक है। आकलन हमारे शिक्षा नीति में जो है, जो हम शिक्षण कार्य कर रहे हैं, उसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका है आकलन की। इसमें चारों आकलन, चारों ब्लॉक, जैसे पहले मौखिक भाषा का विकास है, तो मौखिक भाषा का आकलन आपको करना है, किस प्रकार से होगा। फिर आप शब्द पहचान अगर बच्चा करे तो उसका भी आकलन करना है, फिर पढ़ना और फिर लिखने का भी आकलन करना है। तो एक कक्षा में हम इन चारों ब्लॉक्स को जो हमने पढ़ा है उसका आकलन करेंगे। अध्याय 8 जो है वह मौखिक भाषा के आकलन से संबंधित है। जो 4 ब्लॉक मॉडल के अंतर्गत पहला ब्लॉक है मौखिक भाषा। तो भाषा सीखने की प्रक्रिया में बच्चे का आकलन आप किस प्रकार से करेंगे, सबसे पहले मौखिक भाषा के रूप में, यानी सुनना बोलना जो होता है। ठीक है। तो चलिए इसको हम समझते हैं। आकलन क्या है? आकलन का मतलब केवल परीक्षा, अक्सर इस हमारी जो पुरानी पद्धति रही है जिसमें आकलन लास्ट में होता रहा है, ज़्यादातर इसी पर जोर दिया जाता रहा। वार्षिक परीक्षा होती रही हैं, या हाफ ईयरली अर्धवार्षिक परीक्षा होती रही हैं, या यूनिट के लास्ट में यूनिट टेस्ट, फर्स्ट यूनिट, सेकेंड यूनिट, या सेमेस्टर वाइज एग्जाम होते रहे हैं। तो वो सभी एक्चुअली छात्र की प्रगति को जानने का ही एक तरीका है, उसी को आकलन कह रहे हैं ना। हम बच्चे का आकलन करते हैं कि बच्चे ने कितना जाना। ठीक है। इसके अलावा आकलन लगातार कक्षाओं में भी किया जा सकता है। जैसे कि हम अगर कोई अध्याय पढ़ा रहे हैं, अध्याय का कोई पैराग्राफ पढ़ा रहे हैं, तो पढ़ाने की प्रक्रिया के दौरान भी हम बच्चों का आकलन करते हैं। हम कहते हैं, हम जब स्वयं पढ़ा लेते हैं तो हम कहते हैं कि इसको आ गया, कौन पढ़ाएगा। तो कोई एक बच्चा खड़ा होकर उसको पढ़ा रहा होता है। उस पढ़ाने की प्रक्रिया के दौरान बच्चा कभी कभी शब्दों को नहीं समझ पाता है, तो हम उसको बता रहे होते हैं। तो वो भी एक आकलन ही हुआ। एक प्रकार से हमने जो कुछ पढ़ाया, क्या वह बच्चा सीख पा रहा है कि नहीं, यह जानना ही तो आकलन है ना। तो चलिए हम आगे और बढ़ते हैं। इसका उद्देश्य यह है, आकलन का उद्देश्य यह है कि बच्चा क्या सीख रहा है, कितना सीख रहा है और कितनी अच्छी तरह समझ रहा है। जब हम कोई चैप्टर बच्चे को पढ़ा रहे हैं, कोई अध्याय, कोई पैराग्राफ समझा रहे हैं, तो बच्चा क्या उसको समझ, क्या सीख पा रहा है, कितना सीख पा रहा है। उसे समझने में अगर कोई कठिनाई आ रही है तो उसका हम पता लगाते हैं, और हमारे पढ़ाने का तरीका प्रभावी है या नहीं। हो सकता है कि हमारे तरीके में कुछ परिवर्तन करना हो, तो हम किसी दूसरे तरीके से बच्चे को पढ़ा रहे होते हैं, उदाहरण दे रहे होते हैं। कोई एक उदाहरण बच्चे को नहीं समझ में आता है तो हम कोई दूसरा उदाहरण, तीसरा उदाहरण प्रस्तुत करके बच्चे को समझाने का प्रयास कर रहे होते हैं। ठीक है। सरल शब्दों में अगर आप आकलन देखें तो आकलन में बच्चे के सीखने का और शिक्षक के सिखाने का, दोनों की ही जांच होती है आकलन के दौरान। क्यों आवश्यक है? तो हमारी राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 22 और 23 के अनुसार आकलन इसलिए आवश्यक है क्योंकि इससे बच्चों के सीखने की प्रगति का पता चलता है। एक अध्यापक के रूप में अगर हम कुछ पढ़ाएं और बच्चा उसको जान ही ना पाए, या हम स्वयं ये ना जान पाए कि बच्चा उस
बात को समझ पाया या नहीं। अगर हम अपनी कक्षा में महत्तम समापवर्ती या लघुत्तम समापवर्ती पढ़ाते हैं तो पढ़ाने के बाद हम बच्चों को तुरंत सवाल देते हैं दो चार कि चलो इसको लगाकर चेक कराओ, तो बच्चे से हम ये अपेक्षा रखते हैं कि बच्चा शायद इन प्रश्नों को हल कर पाएगा, क्योंकि हमने बच्चों को बड़ी मेहनत से समझाने का प्रयास किया। तो सवालों को हम हल करवाते हैं, यही हम आकलन कर रहे हैं। ठीक है, तो आकलन इसलिए आवश्यक है। ठीक, ऐसा नहीं है कि बस हम बोर्ड पर लिख कर चले जाएं, बच्चे समझ पाए कि नहीं समझ पाए हमको पता ही नहीं, तो ये नहीं है। हमें बच्चों के सीखने की प्रगति का पता करना है तो आकलन करना है। बच्चे की रुचि, आवश्यकता और कठिनाइयों की पहचान होती है। जब हम आकलन कर रहे होते हैं, हम बच्चे से बच्चा भाग लगा रहा है या जोड़ लगा रहा है, हमने बच्चे को देखा कि जोड़ लगाने के दौरान बच्चा सामान्य जोड़ को लगा लेता है, हासिल के जोड़ को नहीं लगा पाता है, या घटाना सामान्य लगा पा रहा है, उधार मांग के घटाना नहीं आ रहा है, तो हमने वहां पर बच्चे का असेसमेंट कर लिया कि ठीक है बच्चे को यहाँ पर समस्या है। तो हमें ये भी पता चल जाता है कि बच्चे को किस प्रकार से समस्या आ रही है, कहाँ पर आ रही है। ठीक है, इसी प्रकार से हिंदी भी हम सिखा रहे हैं, तो हिंदी में हम देख रहे हैं कि बच्चा कुछ मात्राओं पर कुछ शब्दों को अच्छे से बोल ले रहा है और कुछ शब्दों को बोलने में बच्चे को कठिनाई हो रही है। ठीक है, तो हम उसको समझाने का प्रयास करते हैं, उचित विधि का प्रयोग करके बच्चे का सिखाने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर लिखा गया कि उचित शिक्षण गतिविधियों का चयन करेंगे, उसके अनुसार बच्चों को उनकी आवश्यकता के अनुसार सहायता मिलती है। बच्चे का स्तर अलग अलग है, सीखने के अलग अलग स्तर पे हैं, तो हम उसी के अनुसार बच्चे को शिक्षण कार्य कराते हैं। ठीक है, पाठचर्या के लक्ष्य प्राप्त करने में सहायता मिलती है। आप सभी जानते हैं करिकुलर गोल्स है। करिकुलर गोल्स जैसे आप फाउंडेशनल स्टेज के लिए करिकुलर गोल डिसाइड किए गए हैं, तो उसको अचीव करेंगे आप। उसके लिए कॉम्पिटेंसीज आपको डेवलप करना है, दक्षताएं डेवलप करना है, उसको आप प्राप्त करेंगे। ठीक है, तो इन सब के लिए भी आवश्यक होते हैं, इससे सहायता मिलती है। तो मुख्य चीज यह है कि सीखना एक सतत प्रक्रिया है। लगातार बच्चा सीखता है तो लगातार उसका आकलन भी होना चाहिए। ठीक, क्योंकि अब अगर आप बच्चे का 3 महीने में सिर्फ आकलन करेंगे और कहेंगे ये फर्स्ट यूनिट टेस्ट है या सेकेंड यूनिट टेस्ट है, या 4 महीने में आप एग्जाम करा रहे हैं, करें कि ये फर्स्ट टर्म एग्जाम है, फिर 8 महीने में सेकेंड टर्म है, फिर 12वें महीने में थर्ड टर्म है, तो इस प्रकार से बच्चे का आकलन होगा। ठीक है, लेकिन हम जब सतत करेंगे, लगातार करेंगे, तो वो और प्रभावी होगा। क्योंकि हम जब किसी कक्षा में पढ़ा रहे हैं, हमने जो कुछ सीखा उसका हमने तुरंत आकलन कर लिया, तो ऐसे तो बच्चे का हम 3 महीने बाद आकलन कर पाएंगे। पता चला बच्चा कहीं समझा नहीं समझा, तो हमें 3 महीने बाद पता चलेगा, समझ ही नहीं पाए, हम भी स्वयं नहीं जान पाएंगे कि हमने 3 महीने बाद एग्जाम कराया। तो वो एक सही है, वो लास्ट में हमें पता चल रहा है कि हाँ वहाँ पर हो रहा है, लेकिन हमें कक्षा के दौरान, शिक्षण कार्य के दौरान भी आकलन करना होता है। तो दोनों ही प्रकार के आकलन बहुत आवश्यक होते हैं। ठीक है, तो आकलन केवल वर्ष के अंत में नहीं बल्कि रोज की कक्षा में भी होना चाहिए, सतत होना चाहिए, क्योंकि बच्चा सतत सीख रहा है, लगातार सीख रहा है। तो मौखिक भाषा के मौखिक भाषा हेतु रचनात्मक और योगात्मक 2 प्रकार के आकलन है। योगात्मक लास्ट में होता है, जैसे सेकंड टर्म एग्जाम हो रहा है, थर्ड टर्म एग्जाम हो रहा है, यूनिट टेस्ट हो रहा है, आप कक्षा अध्याय 1 से लेकर अध्याय 4 तक का टेस्ट बच्चों का ले रहे हैं, या अध्याय 1 से अध्याय 3 का टेस्ट ले रहे हैं, पूरा पढ़ाने के बाद, पूरा कवर करने के बाद, तो योगात्मक। रचनात्मक पढ़ाने के दौरान ही आप बच्चों से आकलन करवा रहे हैं। ठीक, तो ये रचनात्मक आकलन हो गया। ठीक है, तो आकलन के 2 मुख्य उद्देश्य हैं। पहला तो यह कि बच्चे की भाषा के सीखने की उपलब्धि जानना। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या के अनुसार आकलन के 2 मुख्य उद्देश्य हैं। एक तो हमारी शिक्षण प्रक्रिया जो है वह प्रभावी है कि नहीं, इसको हम जान पाए। क्योंकि अगर हम बच्चे को सिखा रहे हैं म या ल और हमारे द्वारा सिखाई गई जो विधि है उसमें बच्चा नहीं समझ पा रहा है, तो हम अपनी विधि को बदलेंगे, दूसरी विधि का प्रयोग करके समझाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, कुछ और बेहतर तरीकों से सिखाएंगे। तो हम इसका भी जांच करना। और पहला यह कि बच्चे की भाषा सीखने की उपलब्धि को जान पाना कि बच्चा सही से बोल पा रहा है या नहीं। हम अगर कोई कहानी समझा रहे हैं, चूंकि मौखिक भाषा को समझ पा रहा है कि नहीं, क्योंकि समझ के साथ यहाँ पर बोलने की बात हो रही है। सही उच्चारण कर रहा है या नहीं, बातचीत कर रहा है, तो बातचीत के दौरान, अभी हम ध्यान दीजिएगा, हम मौखिक भाषा का आकलन कर रहे हैं, तो बातचीत के दौरान बच्चा सही उचित शब्दों का प्रयोग हाव भाव के साथ सही तरीके से कर पा रहा है या नहीं, हम इसका आकलन करते हैं। इस प्रकार से हम 2 प्रकार से। ठीक, अब हम सबसे पहले रचनात्मक आकलन को यानी फॉर्मेटिव असेसमेंट को चेक करेंगे, समझेंगे, जो कि पढ़ाने की प्रक्रिया के दौरान ही किया जाता है। जब हम बच्चे से कहानी पर चर्चा कर रहे होते हैं, हमने बच्चों के सामने, चूंकि मौखिक भाषा का आकलन कर रहे हैं, तो बच्चे के परिवेश से संबंधित कोई चित्र हमने अपने पुस्तक से उठाया या हमने पोस्टर में उस प्रकार का बनाया और बच्चों से चर्चा करवा रहे हैं, तो हम ये देख रहे हैं कि कुछ बच्चे बड़े एक्टिव हैं,
हम देख रहे हैं कुछ बच्चे कम एक्टिव हैं। तो हम एक शिक्षक के रूप में देख रहे हैं कि जब हम चर्चा कर रहे हैं कहानी में, या कहानी एक चित्र बना हुआ है, तो कुछ बच्चे चर्चा कर रहे हैं तो हम देख ले रहे हैं कि हाँ ये बच्चा मौखिक भाषा का जो हम आकलन करें ये ठीक तरीके से बोल ले रहा है, व्यक्त करने का प्रयास कर रहा है। कुछ बच्चे थोड़े रिजर्व हैं, या थोड़े बच्चे उसकाने पर बोलते हैं, वो चाहते हैं बोलना लेकिन वो चाहते हैं, जब आप कहते हैं चलो चलो तुम खड़े हो, तुम बताओ क्या देख रहे हो, जब आप इससे प्रकाश तब बच्चा खड़ा होकर बोलता है। तो कुछ बच्चे शर्मीले हैं। तो हम जब ये डिस्कशन कर रहे होते हैं तो हम सबको जान जाते हैं। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो शायद थोड़े कमजोर हैं, जिनके लिए विशेष प्रयास करने की जरूरत होती है। हम उनको खड़ा कराते हैं, बताओ तुम क्या देख रहे हो उसमें, इसके बारे में क्या जानते हो। ठीक है, तो हम इस प्रकार से जब आकलन करा रहे होते हैं तो आकलन के दौरान ही हम बच्चों के स्तर को भी समझ ले रहे होते हैं, और फिर हम उचित सहायता करके बच्चे की जांच करते हैं, हेल्प करते हैं। तो रचनात्मक आकलन जैसा कि हमने कहा कि पढ़ाई के दौरान किया जाता है। इसमें हम बच्चे की प्रगति पर नजर रखकर हमने बड़ा सा पोस्टर बना दिया और हमने उस पर चर्चा किया। हम देख रहे हैं कौन बच्चा बेहतर बोल रहा है, कौन बच्चा कम बेहतर बोल पा रहा है। हम उसको सहायता करेंगे ताकि वो भी बेहतर बोले। हम समय समय पर फीडबैक देंगे और यहाँ पर शिक्षक और विद्यार्थी दोनों को सुधार का अवसर देते हैं। विशेषता यह होती है इसकी कि यह निरंतर होता है। हमने यही कहा कि यह लगातार चल रहा होता है। सीखना भी सतत प्रक्रिया, आकलन भी सतत होना चाहिए। आज हम किसी एक कहानी पर चर्चा कर रहे हैं, कल दूसरी कहानी पर चर्चा कर रहे हैं, कल तीसरी पर चर्चा कर रहे हैं। चर्चा भी कर रहे हैं, बच्चों को भी उसमें शामिल कर रहे हैं। ठीक है, सिर्फ हम ही नहीं चर्चा करते हुए जा रहे हैं। तो हमारा चर्चा हो रहा है लगातार, बच्चे का आकलन भी हो रहा है लगातार। इसमें बच्चे के ऊपर प्रेशर नहीं रहता है, बच्चा तुरंत सीख रहा है, तुरंत उसका जवाब दे रहा है। ठीक है, और जब फर्स्ट हमने कह दिया कि हम जब ये चैप्टर खत्म हो जाएगा तो हम इसका टेस्ट लेंगे, अब बच्चे के दिमाग में टेंशन नहीं, सर जी टेस्ट लेंगे। हमने कहा कि हम 4 डंडा मारेंगे, जो नंबर जिसका कम आएगा। तो बच्चे तनाव में भी हो सकते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरा नंबर कम आ जाए। तो यहाँ पर ये भी एक समस्या होती है। ठीक, तो फिलहाल इसमें ऐसा नहीं होता है। इस समेटिव असेसमेंट में होता है। योगात्मक मूल्यांकन जब हम करते हैं तो उसमें तनाव होता है, क्योंकि वो लास्ट का एग्जाम होता है, पूरा एनुअल एग्जाम होता है, हाफ ईयरली होता है। ठीक है, अंक देने से अधिक सुधार पर ध्यान देता है। अभी हमने कहा कि जो वर्ष के अंत में होता है या 6 महीने के अंत में होता है, समेटिव जिसको कहते हैं असेसमेंट, उसमें अंक देने पर ज्यादा जोर दिया जाता है। इसमें नहीं। हम रोज बच्चे कक्षा में पढ़ा रहे हैं, हमने आज कोई चैप्टर पढ़ाया, आज कोई पैराग्राफ पढ़ाया, तो हमने तुरंत बच्चों का आकलन किया, हम उसमें बच्चे को नंबर नहीं दे रहे हैं। लेकिन जब हम हाफ ईयरली एग्जाम ले रहे होते हैं, एनुअल एग्जाम ले रहे होते हैं, तो हम बच्चे को अंक दे रहे होते हैं। ठीक है, जैसे आप देखिए अब किस प्रकार से असेसमेंट हो रहा है। लगातार ये होता है, बच्चे के बोलने का हम अवलोकन कर रहे हैं, हम देख रहे हैं बच्चा सही से बोल पा रहा है कि नहीं। कहानी सुनाने के लिए हम बच्चे से कह रहे हैं बच्चा सुना रहा है कि नहीं। हम बच्चे के सामने कोई चित्र दे दिए, बच्चे से करें बोलो इस पर, बच्चा बोल पा रहा है कि नहीं। बच्चा कविता सुना रहा है, बच्चा समूह में चर्चा कर रहा है। ये सारी चीजें लगातार होती हैं। सीखने सिखाने के दौरान आप रोज चर्चा कर रहे हैं, रोज इन चीजों को देख रहे हैं। ठीक है, इसमें कोई नंबर आपको नहीं देना है। बच्चा कॉन्सेप्ट मैप बना पा रहा है कि नहीं, कोई चीज आप बता रहे हैं तो उसके बारे में बच्चा दिमाग में छवि बना पा रहा है कि नहीं। मित्र के साथ बच्चा कविता पर कुछ वाक्य लिखवा रहे हैं, ये कर पा रहा है कि नहीं। ठीक है, तो अगर शिक्षक प्रतिदिन बच्चों से 2 मिनट कहानी सुनवाता है और उनकी गलतियों को सुधारता है तो ये एक प्रकार से रचनात्मक आकलन है। रोज ही आप चर्चा कर रहे हैं, तो आप किसी कहानी पर चर्चा कर रहे हैं, बच्चा कोई गलती कर दे रहा है, उसको आप सुधार दे रहे हैं, तो यहाँ पर आप बच्चे का रचनात्मक आकलन कर रहे हैं और उसमें सुधार कर रहे हैं। ठीक है, तो आप उसको समझ गए। दूसरा है योगात्मक। जैसा कि हमने कहा कि ये एग्जाम लास्ट में होता है, एक प्रकार से ये असेसमेंट लास्ट में होता है, या कोई चैप्टर पढ़ा रहे होते हैं, यूनिट पढ़ा रहे हैं आप, उस यूनिट के लास्ट में होता है। ओवरऑल ये मतलब 3 दिन 4 दिन में आपने कोई चैप्टर कवर किया, फिर 2-3 दिन पढ़ाया, फिर लिखवाया, फिर उसके बाद आपने कहा कि इस पूरे पार्ट का हम टेस्ट लेंगे। तो यहाँ पर आपने समेटिव असेसमेंट कर लिया, यानी उस पूरे चैप्टर को समराइज कर दिया लास्ट में और उसका आपने टेस्ट ले लिया, आकलन कर लिया। तो यह जानना कि बच्चा कुल मिलाकर कितना सीख लिया, अंतिम उपलब्धि का मूल्यांकन करना कि हाँ हमने 3 अध्याय पढ़ा लिया तो बच्चे ने 3 अध्याय को तैयार कर लिया कि नहीं। ठीक है, या अगर हमारी हिंदी में 12 चैप्टर है तो हम 6 चैप्टर का एग्जाम ले रहे हैं हाफ ईयरली, बच्चा उसमें कितना तैयार कर चुका है। ठीक है, विशेषताएं या कि निश्चित समय पर होता है। जैसे हम एक अपने कक्षाओं में पढ़ा रहे हैं तो हमें सरकार के द्वारा निर्धारित समय में परीक्षा लेनी है, हाफ ईयरली लेना है, एनुअल लेना है। ठीक, तो उसमें ये एक निश्चित समय पर होता है, परिणाम दिए जाते हैं, अंक दिया जाता है, ग्रेड व्यवस्था होती है, तुलना निर्धारित मानकों से की जाती है। ठीक है, तुलना भी होती है, परसेंटेज भी होता है। ठीक है, किसका कितना नंबर है ये सब हम उसमें देख रहे होते हैं। जैसे आप सभी देख रहे हैं, अर्धवार्षिक परीक्षा, वार्षिक परीक्षा, बोर्ड परीक्षा, यूनिट परीक्षा। ठीक है, अध्याय पूरा होने के बाद आप अगर लिखित परीक्षा ले रहे हैं तो ये योगात्मक आकलन हो गया। इस प्रकार से आपने इसको देख लिया सर। अब एक बार इसका अंतर भी देख लीजिएगा, बहुत स्पष्ट है चीजें। रचनात्मक आकलन और योगात्मक आकलन आज के इस वीडियो में आपको क्लियर हो गया होगा। रचनात्मक में पढ़ाई के दौरान होता है, यह अध्याय के अंत में होता है। योगात्मक हम लगातार पढ़ा रहे हैं, हम लगातार बच्चे का आकलन कर रहे हैं। रचनात्मक
सुधार के लिए किया जाता है, ये देखने के लिए किया जाता है कि बच्चा अंतिम रूप से सीख पाया कि नहीं, क्योंकि इसमें सुधार का मौका नहीं रहता है। जब हमने बच्चे को, हम हाफ ईयरली एग्जाम ले रहे हैं, तो अब तो पूरा 6 महीना बीत चुका है, तो 6 महीने में हमने जो कुछ पढ़ाया उस पर आधारित प्रश्न उत्तर दे दिया, बच्चा सही लगा पाया कि नहीं। तो यहाँ पर अंतिम उपलब्धि हम जान रहे हैं कि बच्चा सीख पाया कि नहीं, कितना नंबर पाया, हम उसका असेसमेंट उस आधार पर कर रहे हैं। यहाँ पर सुधार कर देते हैं। बच्चे को आपने तुरंत पढ़ाया लसम मसाद, या तुरंत अपने भाषा में चर्चा कर पा रहा है कि नहीं बच्चा, अगर नहीं चर्चा कर पा रहा तो आपने तुरंत उसको सपोर्ट कर दिया, बच्चा चर्चा करने लग गया, ठीक है, बच्चा चर्चा करने लग गया, तो इसे तुरंत इसमें बच्चे को सुधार हो जाता है। रचनात्मक में ये निरंतर होता है, ये निश्चित समय पर होता है योगात्मक आकलन। इसमें फीडबैक देता है, ये अंक देता है, इसमें एक मतलब एक अध्यापक द्वारा फीडबैक दिया जाता है, यहाँ पर अंक या ग्रेड दिया जाता है। इसमें ज़्यादा तनाव नहीं रहता है, बच्चे को पता ही नहीं रहता है कि उसका एक्चुअली आकलन हो रहा है। बच्चा डिस्कशन कर रहा है, अध्यापक ने हेल्प किया, बातचीत हो रही है, कोई एक बच्चा कम बोल रहा है, धीरे धीरे वो भी बातचीत करते करते वो भी सुधार अपने आप में कर लेता है। तो इसमें बच्चे को पता भी नहीं चलता उसका असेसमेंट हो रहा है, बच्चा जस्ट जान जाता है, और ये अधिक औपचारिक होता है। इस प्रकार से आपने इन दोनों प्रकार के आकलन को समझ लिया। यहाँ से जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं वो ये समझ लीजिए आप कि आकलन में केवल अंक नहीं देना है हमें, ये ध्यान दीजिएगा कि सिर्फ अंक नहीं। आप तो होलिस्टिक डेवलपमेंट रिपोर्ट जो आ रही है, या होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड आप देख रहे हैं अभी जो बन रहा है विद्यालय में, अभी अलॉट मिला भी होगा आप लोगों को, उसमें आप देखिए कितना तरीका बेहतर कर दिया गया है, ठीक है। तो सिर्फ अंक नहीं दिया जाता है, ठीक है। आप एक बार अपने विद्यालय में जो सरकार के द्वारा होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड मिल रहा है उसको देखिएगा, 360 डिग्री असेसमेंट कार्ड, आपको और चीजें बेहतर हो जाएंगी। सीखना और आकलन साथ साथ चलते हैं, मतलब बच्चा सीख रहा है, उसका आकलन भी हम करते हुए चल रहे हैं। हमने रचनात्मक आकलन देखा और योगात्मक देखा। रचनात्मक हमने देखा कि सीखते समय हम सुधार कर रहे होते हैं, योगात्मक में हमने देखा कि सीखने के बाद बच्चे ने क्या सीखा उसका आकलन हम कर रहे होते हैं। एक ही साधन जैसे लिखित परीक्षा का उपयोग दोनों प्रकार के आकलन में किया जा सकता है, ठीक है। यदि आगे जब हम आकलन को देखेंगे, जैसे भी ये तो मौखिक भाषा का आकलन है, जब आप पढ़ने का आकलन लिखेंगे आकलन करेंगे तो उसमें और बेहतर इसको समझ पाएंगे। यदि परीक्षा का उद्देश्य कमियां पहचान का सुधार करना है तो ये रचनात्मक मूल्यांकन हो गया, ठीक है। परीक्षा का उद्देश्य कमियां आप पहचान रहे हैं और उसका सुधार कर दे रहे हैं। अध्यापक, बच्चा कोई समस्या है पढ़ने में, आपने उसको तुरंत सुधारा, तो ये रचनात्मक आकलन। अगर परीक्षा का उद्देश्य सिर्फ अंतिम परिणाम देना है तो ये हो गया योगात्मक आकलन। यानी जब बच्चा कक्षा 2 की परीक्षा पास करके 3 में जाता है तो वहां पर आप उसका अंक देते हैं और उसी के आधार पर उसे अगले क्लास में आप प्रमोट कर देते हैं, तो यहाँ पर ये योगात्मक आकलन हो गया। इस प्रकार से आपने इसको कवर कर लिया, इतने में यह पर्याप्त था। आगे इसी अध्याय के अगले हिस्से पर हम चर्चा करेंगे। इस वीडियो में इतना ही। ब्रिज कोर्स को बेहतरीन तैयारी के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस चैनल के द्वारा हिंदी विषय का स्टडी नोट वीडियो लग किया गया, जिसमें यूएस की थ्योरी और सिद्धांत है उसको रखा गया, दूसरे में इसको पूरा सोल्यूशन जो इनके अभ्यास प्रश्न है उनको हल कर दिया गया। आप इन दोनों ही बुक्स को परचेस कर सकते हैं। इसके अलावा अन्य बुक्स भी उपलब्ध हैं। आप सभी बुक्स को दिए गए नंबर पर संपर्क करके व्हाट्सएप के थ्रू अपने घर पर मंगवा सकते हैं। धन्यवाद।